हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाई थी कुछ इमरजेंसीज के बारे में। स्पेशली हमने नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और जुडिशियल पावर्स के बारे में पढ़ा था, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो जिन्होंने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। और जो भी बच्चे इस क्लास में इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और उनको अगर अपनी पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस कंटिन्यूसली सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, ताकि आपको कहीं पर भी भागना ना पड़े, आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में, ठीक है। लास्ट टाइम हमने नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में। यानी कि देखो, स्टार्ट करने से पहले आप एक काम कर सकते हो गाइज। देखो, आप अगर इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दोगे तो गाइज मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, और मुझे पता है आप लोग कर दो प्लीज़। एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखो, प्रेसिडेंट रूल को ही एक स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। ये आता है आर्टिकल 365 और आर्टिकल 356 में, ठीक है। तो क्या प्रेसिडेंट रूल जो है, यानी प्रेसिडेंट रूल या प्रेसिडेंट इमरजेंसी, उसको कहा जाता है स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। और ये जो इमरजेंसी है ये आती है आर्टिकल 365 और आर्टिकल 356 के अंडर में, ठीक है। तो अब देखो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, सिंपल सी बात। मैंने आपको स्टार्टिंग में, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखो तो मैंने वहां पर भी ये बात बताई है। कॉन्स्टिट्यूशन ये सभी को पता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जहां पर इस देश को कैसे चलाया जाएगा, उस बुक में हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस लिखी हुई हैं कि इस देश को कैसे चलाया जाए, ठीक है। ये बात लिखी हुई है, बहुत अच्छे से लिखी हुई है। और आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स कम है एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पावर्स दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। तो यहां पर बात ये कही गई है कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट रूल करता है, अगेंस्ट चलता है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई काम ऐसा करता है, ठीक है, और वो नॉन एक्सेप्टेबल है, और ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये देखता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, जो भी काम कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कर रही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कर रही है, तो ये चीज देखकर भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को आ जाएगा गुस्सा, और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को ये चीज एडवाइस करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में सब कौन कौन आ जाते हैं आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर हो गए, कैबिनेट हो गई, पार्लियामेंट में जो लोकसभा मेंबर्स हैं वो लोग हो गए। तो सभी लोगों को जब बुरा लगेगा, सब जब उन लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रही है, तो वो लोग क्या करेंगे, ये एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि इस स्टेट में आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो, इम्पोज कर दो, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सी बात ये कही गई है, और प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाएगा उस स्टेट पर, और उसके बाद उस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी और उस स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीजें देखेगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज इसमें, थोड़ी सी एक चीज और मैं बता देता हूं कि देखो, कुछ एक दो तरह की लिस्ट होती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन बुक में। एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है। कुछ क्राइटेरिया जो होते हैं वो सेंट्रल के अंडर आते हैं, जैसे डिफेंस हो गई या और भी एक दो चीजें हो गई, और कुछ क्राइटेरिया आ जाते हैं स्टेट लिस्ट में, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट या और भी कुछ चीजें आ जाती हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अगर सपोज किसी स्टेट पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है, तो जो सेंट्रल लिस्ट, जो यूनियन लिस्ट थी, उसमें अगर हेल्थ वाला जो क्राइटेरिया है वो नहीं है, तो उन चीज़ों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, यानी किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है, तो उसमें हर एक चीज़ को कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। और ये पावर जो है वो आर्टिकल 356 जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। मैं एक बार वापस से कंक्लूजन में रिपीट करता हूं कि अगर कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे हुए नियम और कानून के अगेंस्ट रूल करता है, अगेंस्ट चलता है, कोई अगेंस्ट ऐसा कोई काम करता है जो कि अनएक्सेप्टेबल है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को कि इस स्टेट पर प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाए। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर्स को छीन लिया जाता है और उस स्टेट पर रूल करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और सारी चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। और ये जो सारी पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकल 356 देता है। दूसरी बात,
कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसी दिशा दिखाई स्टेट गवर्नमेंट को, कोई ऐसी सजेशन दी, कोई ऐसी सलाह दी स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ये काम ऐसे ना करके ऐसे कर लो, या इस काम को आप ऐसे करो, या इस काम को आप अभी अपने स्टेट पर लागू करो, ठीक है। या मान लो कोई ऐसी बात हुई जिसका जरूर, मान लो कोई बिल ऐसा पास हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और कोई स्टेट उस बिल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैं इस रूल को अपने राज्य पर लागू नहीं होने दूंगा, तो यानी कि यहां सिंपल भाषा में क्या समझ में आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मान रही, सेंट्रल गवर्नमेंट की चीजों को नहीं समझ रही। जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दिशा दिखा रही है काम करने की, वो स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बताए हुए रास्ते पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलती, उसके अगेंस्ट चलती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज कर देगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को एडवाइस कर देगा कि इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू कर दो। और ये जो पावर है आर्टिकल 365 सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बताए हुए दिशा या रास्ते पर नहीं चलेगा तो आर्टिकल 365 के तहत वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा, या फिर अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे नियम और कानून के अगेंस्ट चलेगा तो आर्टिकल 356 के तहत उस स्टेट पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। ये होता है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। ये होता है प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी। अब हम आगे चलते हैं। प्रोक्लेम का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि भाषण देना, जब भी घोषणा कर देना, सॉरी ठीक है। अब यहां पर क्या डिफरेंस है नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी में? नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी में क्या डिफरेंस है? नेशनल इमरजेंसी में मैंने आपको बताया था कि जब भी इमरजेंसी लागू हो जाएगी, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा ये चीज घोषणा कर दी जाएगी कि भाई इस दिन से नेशनल इमरजेंसी लागू हो रही है, तब क्या करना होगा? प्रेसिडेंट को विद इन अ मंथ में, जिस डेट को अनाउंस हुआ उसके बाद विद इन अ मंथ में पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। लेकिन स्टेट इमरजेंसी में प्रेसिडेंट को विद इन 2 मंथ्स में अप्रूवल लेना होगा पार्लियामेंट से, विद सिंपल मेजोरिटी। नेशनल इमरजेंसी में कौन सी मेजोरिटी चाहिए थी? स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन स्टेट इमरजेंसी में या प्रेसिडेंट रूल में सिंपल मेजोरिटी के साथ विद इन 2 मंथ्स में पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। अब एक और बात, कोई भी ऐसी इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी हो गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई या प्रेसिडेंट रूल हो गया, देखो जब भी प्रेसिडेंट ऐसी कोई भी इमरजेंसी लगाएगा देश में, तो वो कब लगाएगा? एडवाइस पे लगाएगा, यानी कि जो कैबिनेट है वो एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने के लिए, लेकिन रिवोक करने के लिए कोई भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रेसिडेंट को जब भी लगेगा कि हाँ इमरजेंसी हटा देनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी को हटा देगा। अब एक और बात कि स्टेट इमरजेंसी में, देखो मैंने अब एक और बात कि नेशनल इमरजेंसी में मैंने आपको यह बताया था कि नेशनल इमरजेंसी 8 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 4 साल, कितनी भी लंबी लगाई जा सकती है, लेकिन विद इन 6 मंथ्स, हर एक 6 मंथ में पार्लियामेंट से अप्रूवल लेते रहना होगा। यह चीज मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी में बताई। लेकिन स्टेट इमरजेंसी में, जो स्टेट इमरजेंसी है वो मैक्सिमम 3 साल के लिए ही लगाई जा सकती है, लेकिन इसमें भी आपको विद इन 6 मंथ्स में, यानी ईच 6 मंथ्स में आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा। लेकिन मैक्स टू मैक्स आप 3 साल तक स्टेट इमरजेंसी लगाकर रख सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं कुछ। अब एक और बात, अगर स्टेट इमरजेंसी रिमूव की जाती है, मैंने आपको एक चीज बता दी, वापस से बता दे रहा हूं कि चाहे स्टेट इमरजेंसी हो चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, कि अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी रिवोक करनी है तो उसको किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं, ना ही पार्लियामेंट ना ही कैबिनेट की, ठीक है। वो अपने, उसको जब भी लगेगा कि इमरजेंसी हटा देनी चाहिए, वो इमरजेंसी हटा देगा। अब हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो आर्टिकल 360 के अंडर में आती है, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी हालांकि अभी तक अपने देश में एक बार भी नहीं लगी, लेकिन अभी आपने कुछ लास्ट टाइम, मतलब कुछ 1 साल पहले जब अपना जो कोविड टाइम पीरियड था, उस टाइम आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी के इर्द गिर्द चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सुनी होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप सबको पता है कि लोगों की जॉब्स जा रही थी, ठीक है। इवन गवर्नमेंट के पास पैसे आने का कोई भी काम नहीं रह गया था। देखो, चाहे जहाँ से भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, लिकर हो गया, लिकर इंडस्ट्री हो गई, या फिर जो भी सारे काम बंद पड़े हुए थे, है ना। ये चीज़ आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो उस टाइम पैसे आने के सोर्स सबसे कम थे और खर्च होने के सोर्सेज ज़्यादा थे।
मतलब चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे गवर्नमेंट खुद हो। गवर्नमेंट के पास भी पैसा तभी तो आएगा ना जब प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट शॉप्स जो है ओपन होंगी, उनसे टैक्स जमा होगा, है ना। तो बहुत मतलब उस टाइम ऐसी सारी चीजें हो रही थी कि भाई, और फिर गवर्नमेंट हम सबकी वैक्सीन पर, हम सबकी दवाइयों पर खर्च कर रही थी, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं, जो अदर देशों में अपने जो इंडियन सिटीजन्स थे उनको लेकर आना, तो बहुत सारी खर्चे थे। तो उस टाइम में फाइनेंशियल इमरजेंसी का था कि अगर ऐसी चीजें चलती रहीं तो हो सकता है आने वाले समय में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए। बट ऐसा भगवान की दुआ से कभी ना हुआ है, और मैं चाहूंगा कि ऐसा कभी होए भी ना। लेकिन अभी तक अपने देश में कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई, ठीक है। और ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये भी, इसको भी कौन एडवाइस करेगा? कैबिनेट प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोसीजर भी सेम किसकी तरह होता है? स्टेट इमरजेंसी के थ्रू होता है। स्टेट इमरजेंसी जैसा ही होता है। वहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी आपको विद इन 2 मंथ्स में आपको सिंपल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूवल लेना होगा। दूसरी बात, ईच 6 मंथ्स में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से। अब एक डिफरेंस बस इतना आ जाता है कि स्टेट इमरजेंसी में आपको, सॉरी, इस फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपको पार्लियामेंट से हर 6 महीने में अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और इसको भी आप 10 साल, 5 साल, 4 साल, जब जितना लंबा भी लगाना चाहते हो इस इमरजेंसी को आप लगा सकते हो। बट स्टेट इमरजेंसी में आप मैक्सिमम 3 इयर्स तक स्टेट इमरजेंसी लगाकर रख सकते हो, ठीक है। अब कुछ कंपैरिजन पढ़ लेते हैं फटाफट, एक क्विक रिवीजन हम तीनों इमरजेंसी का। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी में सबसे पहले पढ़ते हैं, मतलब फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, इसमें सिंपल मेजोरिटी और इसमें सिंपल मेजोरिटी। नेशनल इमरजेंसी में इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए आप इमरजेंसी लगा सकते हो, लेकिन ठीक है, इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए आप इमरजेंसी लगा सकते हो, लेकिन इसमें आपको विद इन 1 मंथ में पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए होता है। और हर एक 6 मंथ में आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए नेशनल इमरजेंसी लगाए रखने के लिए। और रिवोक करने के लिए आपको किसी की भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ना इधर कैबिनेट ना ही पार्लियामेंट, ठीक है। और सस्पेंड, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में आपकी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रूल में 2 मंथ्स, हर एक मतलब जो 2 मंथ्स में आपको विद इन 2 मंथ्स में अप्रूवल लेना होगा नेशनल प्रेसिडेंट रूल लगाए रखने के लिए, ठीक है। और आपको हर एक 6 मंथ्स में आपको अप्रूवल चाहिए होगा पार्लियामेंट से। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये मैक्सिमम आप 3 साल तक ही लगाकर रख सकते हो, ठीक है। रिवोक करने के लिए मैंने आपको बताया आपको किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है, और इसमें आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने जाते हैं। और एक और बात कि प्रेसिडेंट रूल में सारी पावर्स, जो स्टेट की जितनी भी पावर्स हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रूल करती है। लेकिन एक्सेप्ट हाई कोर्ट की जो भी चीजें हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी छेड़छाड़ नहीं करेगी, इंटरफेरेंस नहीं करेगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में सेम प्रोसीजर मैंने आपको बताया, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट जैसा ही होगा, लेकिन इसमें आपको 6 मंथ, हर एक 6 मंथ्स में अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होगी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी को आप इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए लगाकर रख सकते हो, और इसमें भी आपको किसी के भी रिवोक करने के लिए इस इमरजेंसी को किसी की भी आपको अप्रूवल की, एडवाइस की जरूरत नहीं है, और इसमें भी आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने जाएंगे। ये क्विक रिवीजन था, ठीक है। आई होप आपको सारी इमरजेंसीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब एक और टॉपिक आता है, यहां पर आपने इस जितनी भी इमरजेंसी है आपने यहां पर एक चीज लगातार सुनी होगी कि कोई भी इमरजेंसी लगानी हो या कोई भी चीज करनी हो तो कैबिनेट एडवाइस करती है, ठीक है, या पार्लियामेंट से हमें अप्रूवल चाहिए होता है प्रेसिडेंट को। तो आप हर जगह आप ये महसूस कर पा रहे हो क्या प्रेसिडेंट की खुद की कोई पावर नहीं है? क्या प्रेसिडेंट खुद से चीजें नहीं कर सकता? ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट को अगर इमरजेंसी रिवोक करनी है तो वो खुद से कर देगा, उसको किसी के भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ये चीज मैंने आपको बताई। लेकिन अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जैसे मैं बात करूं बहुत सारा, जैसे अपन ने इमरजेंसीज पढ़ी, इसका एक प्रॉपर, एक मान लो कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक है, वहां पर कुछ पेजेस में प्रॉपर फाइनेंशियल सारी इमरजेंसीज के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। लेकिन अगर मैं प्रेसिडेंट की पावर्स की बात करूं तो कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ऐसे स्पेसिफिक डिटेल में या मतलब प्रॉपरली ये चीज नहीं लिखी है कि डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब यहां पर ये होता है कि डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट को किसी से भी कोई भी एडवाइस, सलाह लेने की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट को जैसा सही लगेगा वैसा वो करेगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया,
ऐसा स्पेसिफिक आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि प्रेसिडेंट की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं क्या हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सप्लिसिटली, मतलब ये वर्ड आप देख रहे हो यहाँ पर, इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से। ठीक है, आर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट एट ऑल व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेकिन कुछ वीटो पावर्स होती हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास होती हैं, जैसे कि सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, या जो आर्टिकल 78 है। अब आर्टिकल 78 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो पूरी, मतलब जो भी प्रशासन है, प्रशासन मतलब पूरी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर मना नहीं कर पाएगा, और किसी को प्रेसिडेंट को किसी से एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। उसको अगर देश के बारे में कुछ भी जानना है तो वो प्राइम मिनिस्टर से उस चीज़ की फाइल मंगवा सकता है और पूछ सकता है। ये आर्टिकल 78 प्रेसिडेंट को पावर देता है। अब ये वीटो पावर्स क्या है, हम वीटो पावर्स के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट। ठीक है, वीटो पावर्स वो होती हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनली जो है कोई भी डिसीजन को रिजेक्ट करने का हक होता है हमें। ठीक है, वो वीटो पावर्स होती हैं, यानी प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी कि संवैधानिक रूप से कोई भी डिसीजन, यानी कोई भी ऐसा डिसीजन या कोई भी ऐसा रिजेक्ट करने का पावर जो है, जो राइट है, वो प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, अब हो गया बिल। बिल क्या होता है, पास बाय बोथ हाउस एंड प्रेसिडेंट। अब कोई भी जब कानून बनता है तो एक बिल निकलता है। बिल जो होता है वो दोनों हाउसेस से पास किया जाता है और उस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देते हैं और वो एक कानून बन जाता है। ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन 3 वीटो पावर्स जो हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास हैं। पहली है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरी है सस्पेंसिव वीटो, तीसरी है पॉकेट वीटो। ये क्या है हम एक बार पढ़ लेते हैं। एब्सोल्यूट वीटो जो होती है, इसमें मान लो सपोज कोई भी बिल जो है दोनों हाउसेस से पास होकर आया। ठीक है, लोकसभा ने भी उस बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने भी उस बिल को पास कर दिया। लेकिन जब वो बिल प्रेसिडेंट के पास गया सिग्नेचर करने के लिए, प्रेसिडेंट ने उस बिल को देखा और प्रेसिडेंट को अगर वो चीज़ नहीं अच्छी लगी, वो बिल नहीं समझ में आया और प्रेसिडेंट उस बिल को नहीं लागू करना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट कर देंगे। वो होती है एब्सोल्यूट वीटो पावर जो कि प्रेसिडेंट के पास होती है। टोटली रिजेक्ट कर दिया उस बिल को। ठीक है, अब सस्पेंसिव वीटो क्या होता है। सस्पेंसिव वीटो में होता है कि कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर आए, जब वो प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर करने के लिए पहुंचा तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसको वापस रिकंसीडर करने के लिए पार्लियामेंट में भेज दिया। रिकंसीडर का मतलब यहां पर यह है कि प्रेसिडेंट ने उस बिल को देखा, पढ़ा, समझा, प्रेसिडेंट को लगा कि अगर इस बिल में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ, या फिर इस बिल की हमें ज़रूरत नहीं है, इस तरह से उनको लगता है, तो वो वापस से उस बिल को पार्लियामेंट में भेज देते हैं और बोलते हैं आप इस बिल को आराम से रीचेक करो, रिकंसीडर करो, देखो इसकी ज़रूरत है या हमें नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ने ये चीज़ लिखकर या फिर बोलकर अगर भेज दी पार्लियामेंट में कि आप इसको रिकंसीडर करो, तो ये पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होती है, सस्पेंसिव वीटो पावर। लेकिन इसमें एक और बात है कि अगर पार्लियामेंट ने उसको रिकंसीडर करके, रीचेक करके वो बिल को वापस से प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, सिग्नेचर करने पड़ेंगे। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि फिर भी अगर प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है सस्पेंसिव वीटो में कि अगर वो कानून वापस से वो बिल जो है वापस से प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करने पड़ेंगे, और अगर वो नहीं करते हैं तो यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे नियम और कानून से अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उनका इम्पीचमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में बात करिए कोई भी ऐसा बिल जो पास होकर आया लोकसभा और राज्यसभा में, राज्यसभा से और लोकसभा से, लेकिन वो बिल जैसे ही प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसको अपने जेब में डाल लिया, आराम से अपने पास रख लिया, उसको पढ़ने की भी जरूरत मतलब पढ़ लिया उन्होंने, देख लिया, और उनको जरूरत नहीं लगी उस पर तुरंत कोई फैसला सुनाया जाए, या उनको नहीं लगता है कि इस बिल को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई उस बिल को इम्प्लीमेंट करने की या उस पर सिग्नेचर करने की, उन्होंने अपने जेब में डाल लिया और आराम से बैठ गए। यानी कि मतलब मर्जी है प्रेसिडेंट की, सिग्नेचर करें नहीं करें, तो भाई 2 साल 4 साल बीत गए, भाई पार्लियामेंट ने कहा कि मैंने एक बिल भेजा था, आपने उस पर कुछ भी नहीं किया, तो भी प्रेसिडेंट उसको नहीं सुन रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को मोस्टली अगर प्रेसिडेंट तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहे हैं किसी बिल पर, तो वो एक पॉकेट वीटो में आ जाता है, और प्रेसिडेंट नहीं चाहते हैं इस बिल को पास किया जाए, इस कानून को लागू किया जाए। ठीक है, वो एक पॉकेट वीटो होता है, और इसमें ऐसा नहीं कि कोई टाइम पीरियड फिक्स हो, प्रेसिडेंट उस बिल के लिए आराम से 10 साल, 5 साल, 4 साल, 6 महीने, 8 महीने, कितना भी टाइम पीरियड ले सकते हैं,
और अगर उनको नहीं भी लगता है तो भी कोई बात नहीं, वो ऐसे ही बिल साइड में पड़ा रहेगा, उस पर नहीं उनको ज़रूरत है सिग्नेचर करने की, कोई भी टाइम लिमिट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास भी वीटो पावर होती है, लेकिन उनके पास एक टाइम लिमिट होती है वीटो जो बिल है उसको इग्नोर करने की या पॉकेट वीटो की पावर को यूज़ करने की। उसमें जो टाइम लिमिट होती है वो 10 डेज़ होती है। अगर वो 10 डेज़ में अपना पॉकेट वीटो के ऊपर रिएक्शन नहीं करते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। तो ये था कुछ वीटो पावर्स थी जो कि हमारे प्रेसिडेंट के पास हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का इस वीडियो को एंड करते हैं। और आपको अगर चीज़ें समझ में आई हो तो आप एक काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक एंड शेयर कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि गाइज हमारी चैनल की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।